गुजरात में आया हूँ, गुजराती बोल नहीं पाता लेकिन समझ लेता हूँ। कोशिश इसलिए करूँगा कि केवल हिंदी में बात करूँ। उम्मीद है आप लोग क्षमा करेंगे कि गुजराती में नहीं बोल पा रहा हूँ। हिंदी चलेगी, चल जाएगी, ठीक। और हिंदी में कोशिश करूँगा कि ऐसा वो पंजाबी हिंदी ना हो, हिंदी। थोड़ा सा समय है, स्पीकर बहुत ज़्यादा है। एक बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्या किया जाए। इन्होंने आगे पूछा था प्रेजेंटेशन, मैंने नहीं, बिल्कुल प्रेजेंटेशन नहीं है, केवल कुछ शब्द ही कहूँगा। तो एक पिछला सेशन था टेक्नोलॉजी पर। यह सेशन था जिसमें कि बार बार कहा गया कि टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते, और अधिकतर यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की, अडॉप्ट की है। और अक्सर बैंकों में ये बात होती है, हमेशा ये भी पूछा करते होंगे कि साहब आफ्टर सीबीएस व्हाट, सीबीएस के बाद क्या? सीबीएस कर दिया, हर बैंक पूछता है साहब आपने कहा सीबीएस करने का, सीबीएस कर दिया, अब क्या? तो सीबीएस के बाद जब सोचा जाए, सब कुछ सीबीएस के बाद ही है। सीबीएस केवल नींव रखी गई है जिसके ऊपर अभी तो मंजिल बननी है, और वो मंजिल है आज की तारीख में। अगर एक छोटे शब्द में कहा जाए तो पेमेंट सिस्टम। आज अगर कोर बैंक की नींव रखी गई तो उसके ऊपर बनेगा पेमेंट सिस्टम। जब पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो ये बड़ा एक ऐसा शब्द है कि जहां बात की जाती है कि साहब ये है क्या, पेमेंट सिस्टम है। तब आप खाते खोलते हैं, पैसा रखते हैं, उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, वापरना है। या तो आप सेवाएं लेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे, कुछ उसका उपयोग करेंगे किसी सर्विसेज के लिए, किसी चीज खरीदने के लिए। पर ये आता है कहीं ना कहीं पैसा, जब आपने सर्विसेज या गुड्स ली तो आपने उसका पेमेंट करनी है, तो वो आ गया पेमेंट सिस्टम। और जिस संस्था से मैं आया हूँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जिसको कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दूरदृष्टि से इसका एक सोच विचार किया था और बताया था कि इस प्रकार की संस्था एक रिटेल पेमेंट सिस्टम भारतवर्ष में बननी चाहिए, जो सब रिटेल पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज यहाँ बैठे जितने व्यक्ति हैं, निजी तौर पर अपने जेब में कार्ड जरूर लेके बैठे। कार्ड लेते हैं तो ये कहते हैं साहब मैं जिस भी बैंक का कार्ड है, किसी और बैंक में खाता है, किसी और का एटीएम है, मैं जाता हूँ और कार्ड से पैसे निकाल पाता हूँ। ये जो एक सुविधा प्रदान की गई, ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन के द्वारा भी प्रदान की गई कि आप किसी भी कार्ड को किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पूरा 1,90,000 एटीएम जो इस समय करीब 2 लाख लोग पहुंच गए हैं एटीएम पूरे भारतवर्ष में, उनको किसी भी प्रकार किसी बैंक के एटीएम कार्ड के साथ आप यूज कर सकते हैं। ये एक सुविधा प्रदान करें। उसके बाद आया कार्ड इटसेल्फ। जब भी कार्ड की बात होती थी तो ये लोगों के दिमाग में, आज भी जो यहाँ बैठे हैं शायद उनमें से सभी जानते होंगे, जहाँ कार्ड की बात हुई तो वहाँ 2 नाम याद आते थे, वीजा और मास्टर, जो एक बाहर के देश की से आया हुआ है सोल्यूशन है। तो ये भी भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इसका भी एक सोल्यूशन होना चाहिए, जो भारत मेक इन इंडिया अभी आया, ये इससे पहले हो गया कि ये भारत का अपना कार्ड होना चाहिए। तो रुपए नाम से एक नया कार्ड बनाया गया, जिसको कि भारत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने 1.5 साल में इसे खड़ा किया, जो कि अधिकतर देखा गया है कि दूसरे देशों में करीब करीब इसमें 1 दशक लगता है, 10 वर्ष लगते हैं इस प्रकार के सिस्टम को बनाने। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, ये केवल डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं साहब क्रेडिट कार्ड कब ला रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं क्रेडिट कार्ड आपको मार्च 2016 से रुपए क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध हो जाएगा। अब पेमेंट की बात आती है तो चेक की बात आती है। साहब चेक तो हम यूज करते हैं, तो चेक का क्या किया जाए? तो आज चेक जो है वो आप जो क्लियरिंग होती है यहाँ सभी बात में, आप पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी है, चेक ऑफ क्लियरेंस कागज जो चेक जो ट्रेवल नहीं करता है, केवल आपकी ब्रांच से ईमेल जाती है उसकी। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है वो भी एनपीसीआई के द्वारा प्रदान किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष को 3 जगहों पर। मुंबई जो कि इस प्रकार यहाँ के जो कंट्री है, गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा, ये पूरा मिला के मुंबई और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सब मुंबई में सेटल होता है। इसी प्रकार से नॉर्थ में है दिल्ली, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट पूरे बैंक और शहर जो हैं जो माइक्रो सेंटर में से वहाँ सेटल होते हैं। और साउथ में
चेन्नई से सेटल होता है पूरे गुवाहाटी तक, पूरा ईस्टर्न यूपी, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया अप टू गुवाहाटी जो है ये चेन्नई से सेटल होता है। तो ये 3 में पूरा भारतवर्ष बढ़ गया है और यहाँ सेटल होना शुरू हो गया, सुविधा बढ़ गई। अब आगे बात चलती है साहब, ये तो बड़ी पेमेंट हो गई, इसमें हमें क्या फायदा? उसके आगे फायदा जब मिला वो इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम पे मिला। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम पर IMPS जो कि मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग का एक सुविधा प्रदान की NPCI ने आप सभी ग्राहकों के लिए कि आप अपना जो है एक पेमेंट सिस्टम, विश्व पेमेंट सिस्टम साहब RTGS भी है, NEFT भी है जो रिजर्व बैंक देता है, सुविधा प्रदान करता है, लेकिन IMPS जो है वो एक अलग हटके है। उसमें अंतर क्या है कि NEFT और RTGS का एक समय है, शाम को या एक छुट्टी वाले दिन वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि IMPS आपको 24/7 24 घंटे 7 दिन बिना किसी रोक टोक के ये सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ साथ से जुड़ा हुआ एक और जो सुविधा प्रदान की गई वो थी NUUP। NUUP में क्या है, आज हम लोग बात करते साहब, हमारा ग्राहक जो है उसके पास स्मार्टफोन कहाँ है, मोबाइल बैंकिंग कहाँ से करें? हमारे ग्राहक जो है उनके पास बेसिक फोन है, वो क्या करें? उनके लिए क्या सुविधा? तो NUUP एक ऐसा सुविधा प्रदान की गई जिससे कि *99# किसी भी फोन पर यहाँ बैठे व्यक्ति आप आज भी कर सकते हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो कर सकते हैं, *99# करेंगे, उसके बाद पूछेगा आपके बैंक का IFSC कोड। अगर बैंक का IFSC कोड देंगे तो आपको मेन्यू मिल जाता है। अगर आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है आपके बैंक के साथ, कुछ और अधिक आवश्यकता नहीं है कुछ भी करने की। और आप अब इसको हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी दे रहे हैं। *99# के बाद अगर 2 डिजिट 2 अंकों का कोड डाल दिया जाए, जैसे 22 है, 23 है, 24 है, इस प्रकार के अगर डाल दिया जाए तो उस भाषा में आपका स्क्रीन आ जाता है। तो ये भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कोऑपरेटिव बैंकों की जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनके लिए सुविधा प्रदान की गई, क्योंकि ये कहते हैं साहब उन्हें तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, तो कैसे करें? तो ये सुविधा आगे बढ़ा दी गई, ये उपलब्ध करा दिया गया। अब जब भारतवर्ष में आधार का चलन चला, कि आधार जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, आपका एक आइडेंटिटी है, आधार नंबर है जो बायोमेट्रिक दिया गया और आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस सरकार ने उसे और प्रोत्साहन दिया और अभी करीब 800 मिलियन जो है हमारा जो पॉपुलेशन है उसका आधार बन चुका है। और बहुत जल्द कोशिश हो रही है कि पूरी जो है हमारी जनसंख्या है इसको आधार नंबर मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। तो इसको लीवरेज करते हुए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ माइक्रो ATM जैसे एक यंत्र जो कि एक रिमोट, जैसे कि पहले सेशन में बात चल रही थी कि बैंकिंग आज वो है कि जहां कस्टमर आपके पास आके तैयार है, आपको बैंक कस्टमर के पास जाना है, फिर बात होती है साहब वो तो एकदम रिमोट एरिया में रहते हैं, वहां कहां पहुंचे? वहां पहुंचाने के लिए ये भी बात हुई पिछले सेशन में कि साहब ब्रिक एंड मोर्टर जो एक दीवारों से, ईंटों से बनी ब्रांच शाखा शायद अब महंगी पड़ती है, बंद नहीं होगी, नई बनानी महंगी पड़ती है, उसको बनाने के लिए अधिक खर्चा पड़ता है, बहुत दूर दराज तक नहीं उसमें बिजनेस बनता है कि उसको बनाने का, तो क्या किया है? इसको देखते हुए ये जरूरी हुआ कि एक माइक्रो ATM जो है इसकी सुविधा प्रदान की जाए, जिस पर कि वो आधार नंबर या कार्ड हो, जो भी इसकी इच्छा हो कस्टमर, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये मानते हैं आखिर तक कि कस्टमर किंग है, कस्टमर राजा, वो जो चाहे वो उपलब्ध होना चाहिए। तो चाहे वो बायोमेट्रिक करना चाहे वो अपना कार्ड से स्वाइप करके पिन डालना चाहे, ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके लिए भी ये माइक्रो ATM का प्रदान किया गया है। यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई जो कि बैंक को अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लगाते हुए ये आगे ले जाने की आवश्यकता है। इतनी बातें हुई तो ये भी है कि आज जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कहते हैं कि साहब थ्रेट है, हमारे सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है कि साहब नए बैंक आ रहे हैं, पेमेंट बैंक आ रहे हैं। ये भी चर्चा हुई कि सबसे बड़ा बैंक आएगा चाहे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस अगर बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, जब भी मिल गया, तो उस समय वो सबके लिए खतरा है कि उनका बिजनेस जो है शायद ये बैंक ले जाएगा, क्योंकि इसकी पहुंच, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं उसके पास, मुझे मालूम में शायद रहेंगे। उनके जो एक उनके स्टाफ के बारे में चर्चा हुई थी कि उनकी ट्रेनिंग, कोऑपरेटिव बैंक में उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इस प्रकार से उनको भी वो आवश्यकता पड़ेगी। वो भी चाहे उनके पास
एक पहुंच है, एक पोस्ट ऑफिस की पहुंच एक छोटी छोटी जगह पर है, लेकिन फिर भी ये जरूरी हो जाएगा कि उनके जो लोग हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाए तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर इतनी सी बातें करते हुए मैं माहौल बनाना चाह रहा था कि गुजरात जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 राज्य हैं भारत में मेरे ख्याल से, केरला और 3, बल्कि बहुत अगर टॉप में गिने जाए केरला, कर्नाटका और गुजरात, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आप ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जब आप बात करते हैं साहब टेक्नोलॉजी में हम पिछड़ गए हैं या हम चाहते हैं कि साहब बड़े बैंकों के साथ कैसे अपना अस्तित्व बनाए रखें, तो ये बात होती है कि साहब सर्विसेज देनी है। और ये आश्चर्य की बात है कि जहां पर एक मेनलाइन कमर्शियल बैंक जो है, जब वो अपने कार्ड उन्होंने दिए हैं लोगों को और दूसरी तरफ अब कोऑपरेटिव बैंक ने कार्ड देने शुरू किए, रुपए कार्ड देने शुरू किए अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को, तो ये लगा कि शायद साहब ये कोऑपरेटिव बैंक वाले जो कस्टमर हैं ये उतने चला नहीं पाएंगे साहब कार्ड। लेकिन हमने जब अंदर अपने यहाँ पर आके देखा तो ये पाया कि जबकि मेनलाइन कमर्शियल बैंक में जो कस्टमर्स हैं, जितने कार्ड इशूड हैं और कस्टमर्स हैं जो एक दुकान पे जाके अपना कार्ड स्वाइप करके खरीदारी करते हैं, अगर उनकी एवरेज जो है वो करीब खर्चा है करीब 1200 से 1500 रुपए, एक कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स की जो एवरेज खर्चा करते हैं वो 2600 रुपए पहुंचते हैं। इसका कारण एक ही है कि कार्ड कम इशू किए लेकिन जितने किए सब यूज करते हैं, सब वापरते हैं। इसका ये मतलब है कि वो जो हमारे दिल में डर है कि साहब हमारे लोग कस्टमर ऐसे हैं, साहब आप समझा करिए, वो नहीं चला पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ हमारा भ्रम है, ये इसमें कोई सत्य नहीं है। आज मोबाइल जो है हर कस्टमर बहुत मुस्तैदी से चला लेता है, उसमें कहीं उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको। इसी प्रकार से हमारे को अपने मन से निकाल देना पड़ेगा कि ये जो है कस्टमर जो है वो केवल जो शहरी कस्टमर है वही चला पाएगा, दूसरा नहीं चला पाएगा। ये सब तो हुई पेमेंट सिस्टम की बात, लेकिन इसके साथ जब टेक्नोलॉजी की बात हुई, एडॉप्शन की बात हुई, पेमेंट सिस्टम की बात हुई, तो साथ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसी प्रकार से उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते हैं। उसके लिए सरल नहीं है कि आप सिर्फ एक आंख बंद करके सिर्फ टेक्नोलॉजी करते जाएं। आपके लिए आवश्यक है तो उसके साथ साथ एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म भी साथ में उतना ही तेजी से बढ़ाएं ताकि ये आपका ग्राहक सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे। ये छोटे से बैकग्राउंड के साथ मैं अब ये चाहूंगा कि जो मेरे बाकी पैनलिस्ट हैं मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस सभी कारणों से चीजों से जुड़े हुए हैं, वो अपने अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर आप लोगों की जानकारी और चर्चा करना चाहेंगे। धन्यवाद। सिस्टम्स कोर बैंकिंग की बात किया, उसमें सिक्योरिटी की भी बात हुई, माइक्रो एटीएम की भी बात हुई। बैंक ने यह भी कहा, बैंक का नजरिया देते हो कि डरने की बात नहीं है, बैंक रहेंगे, कंपटीशन आएगा, लेकिन कंपटीशन को टेक्नोलॉजी से ही आगे संभाला जा सकता है। और एक चीज जो कोऑपरेटिव बैंक के हित में है वो है आप लोगों का पर्सनल टच अपने कस्टमर्स के साथ, जो आप साथ में बैठ के अपनी चर्चा करते हैं। बैंक ने की शायद चर्चा भी की कि साहब आप कहते हैं गुजराती में बात किया तो एक अच्छा लगता है, कोऑपरेटिव बैंक सीना और बड़ा हो जाता है, आगे क्रिकेट की बात की तो और बढ़ जाता है, शायद यही कहा था आपने। तो ये जो अपनापन है वो एक चीज है जो बाकी जगहों पे नहीं मिल पाता है। लेकिन केवल अपनेपन से नहीं कहा जा सकेगा, साथ में सही टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। सिक्योरिटी आपने देख ली, एक चेंज बिजनेस प्रोसेस अगर हम चेंज करते हैं, नया सॉफ्टवेयर लगाते हैं, तो केवल हमारे पुराने सिस्टम में क्या था वो नए में आ जाए वैसा नहीं चलेगा। आपको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आया है और क्योंकि ये चेंजेस लगातार आते चले जा रहे हैं। मेरे से पैनलिस्ट ने यहाँ चर्चा आने से पहले कहा कि साहब एनपीसीआई में बहुत कुछ परिवर्तन करते चले आ रहे हैं, तो कुछ
कुछ नया जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए ताकि पार्टिसिपेंट्स को समझ में आए कि आने वाले समय में क्या है। तो एक तो चर्चा हुई थी, पहले सेशन में भी हुई थी, ईएमवी कार्ड की, जो कि आरबीआई ने मैंडेट कर दिया कि 1 सितंबर से चिप एंड पिन कार्ड ही इशू होंगे। इसका क्या है कि 31 अगस्त तक जो इशू है उसका क्या, उसके बारे में रिजर्व बैंक ने अभी कुछ नहीं कहा है। समय देंगे वो निश्चित रूप से कुछ साल, 3, 5, 2, ये उन पर निर्भर करता है, इंडस्ट्री पे निर्भर करता है कितने कार्ड हैं। उनको बदलना एक खर्चा है, बदलने के लिए समय भी चाहिए और खर्चा भी है, क्योंकि ये जो आज नॉर्मल कार्ड, मैक्सवेल कार्ड है, रुपए कार्ड है, और जो ईएमवी कार्ड आएगा उसमें कॉस्ट में कम से कम 5 गुना ज्यादा कॉस्ट है, 4 से 5 गुना। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका कॉस्ट बढ़ने वाला है। एक नई जो टेक्निक लाई जा रही है एनपीसीआई द्वारा, शायद बाकी पार्टिसिपेंट को भी इसके बारे में शायद जानकारी से अच्छा लगेगा। वो आज आपने देखा होगा हर बड़े शहर में एक मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई। मेट्रो, आप दिल्ली में मेट्रो में जाते हैं तो वहां का एक कार्ड खरीदना पड़ता है, वो कार्ड लेकर अगर मुंबई में आ जाए तो नहीं चलता, वहां अलग खरीदना पड़ता है। यहाँ आएंगे तो शायद यहाँ अलग ही खरीदना पड़ेगा, कोची जाएंगे तो अलग खरीदना पड़ेगा। तो एनपीसीआई इसके बारे में काम कर रहा है, जो कि कंप्लीट इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी। आप वही रुपए कार्ड में चिप कार्ड के साथ, इसको कहते हैं टैप एंड गो, आपने टैप किया और निकल लिए। छोटी ट्रांजैक्शन जो है ये हम अलग एनेबल कर रहे हैं, शायद महीने 1.5 महीने के अंदर ये फाइनल हो जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा। और इस प्रकार के कार्ड जो हैं पूरे भारतवर्ष में हर प्रकार के परिवहन में इस्तेमाल किए जा सके, चाहे वो बसेज हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे गुजरात की हो, कहीं की भी हो, ये संभव हो पाएगा। दूसरी जो चीजें हैं वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। हम जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, जब तक हमारे कस्टमर्स और हमारे अपने इंटरनल कस्टमर्स की फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, बैंक आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो आधार के बारे में चर्चा हुई थी, माइक्रो एटीएम के बारे में चर्चा हुई, आधार के बारे में चर्चा हुई, ये केवल बैंकों को सोचना है कि वो आगे क्या कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, हो सकता है आप चाहें, जो कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर हमारे साथी लॉकर की सुविधा उपयोग करवाते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो वहां अटेंडेंस रजिस्टर होता है। आज आप चाबी लेके आता है और अटेंडेंस रजिस्टर साइन करता है, आपका स्टाफ जो है सिग्नेचर टैली करता है। क्या वो आधार कर सकता है? सोचिए, आधार करके अटेंडेंस रजिस्टर निकाल दीजिए। इससे ज्यादा रिस्क मिटिगेशन जिसको कहते हैं, रिस्क हटाना नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना कभी भी वो प्रूव नहीं कर सकता कि साहब मैं नहीं आया था, कोई मिल जाएगा, कोई और आ गया हो। तब आपका बायोमेट्रिक था, आपका आधार था, आप ही आए थे। इस प्रकार की और आप सोच सकते हैं। और आने वाले समय में जो एक सरकार की ओर से भी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, आपने शायद डिस्कशन पेपर देखा होगा साइट पर, वो है इंसेंटिवाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड डिसइंसेंटिवाइजिंग कैश। आने वाले समय पर हो सकता है कैश पर टैक्स लगेगा, और ट्रांजैक्शन अगर आप कार्ड या किसी और माध्यम से करेंगे उसमें सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे कई देश हैं जिनमें ये सक्सेसफुल मॉडल चला है, कोरिया एक उसमें से, जिसमें कि इन्होंने इंसेंटिव दिया है कि कैश, अगर आप कैश की जगह पर कार्ड यूज करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर कैश यूज करेंगे तो इससे लाभ हो जाएगा आने वाले समय में। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए धन्यवाद।